हाँ, तो अभी तक 6 सेंचुरी कॉमन एरा से लेकर के 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 6 सेंचुरी कॉमन एरा तक के पीरियड की सोसाइटी हम देख रहे थे। कुछ चीजें डिस्कस की थी हमने। हमने वर्ण व्यवस्था को देखा था कि वो लेटर वैदिक पीरियड में कैसे हो गई थी और उससे पहले ऋग वैदिक पीरियड में वो कैसे हुआ करती थी। इसके अलावा रूल्स ऑफ मैरिज देखा था हमने, शादी विवाह का क्या नियम था। 4 तरह के सिस्टम थे: इंडो, एक्सो, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। बाकी गोत्र क्या होता था और वो मैरिज पे कैसे इफेक्ट डालता था, ये बात भी हुई। भाई इंटरनली ग्रोथ में ही शादी करनी है, उसके बाहर नहीं शादी करनी है। ठीक है। और इसके अलावा धर्मशास्त्र देखे थे। उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, उसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी धर्मशास्त्र लिखने की, क्योंकि 6 सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा का पीरियड ऐसा था जब ट्रेड बढ़ रहे थे, मिडिल क्लास आ रहा था, नए सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावरमेंट मिल रही थी, तो वो अपने बारे में बोल रहे थे, एक तरह से अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में सबको समान जगह नहीं थी। तो जब लगा ब्राह्मणों को कि अगर ऐसा होता रहा तो वर्ण व्यवस्था को खतरा है, तो उन्होंने धर्मशास्त्र और सूत्र लिखे कि एक हिंदू समाज में कैसे काम होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसमें कुछ स्तुतियां होती थी, कुछ स्मृतियां होती थी। स्तुति का मतलब होता है सुनना, तो चीजें जो सुन के याद की जाती थी, रखी जाती थी, वो स्तुतियों में आती थी। और स्मृति का मतलब होता है वो लिखी वाली बात। तो स्तुति का मतलब होता है आ रही गीत। है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, किस पेज पढ़ा रहे मैं वो देखो, उसमें रूल्स ऑफ मैरिज लिखा हुआ है, उसके थोड़ा आगे तक, जहाँ पर द हैं? राइट यस सर, ऑक्यूपेशन लिखा होगा, है ना? जहाँ पे द राइट ऑक्यूपेशन लिखा होगा वहां तक, वहां पे पढ़ा रहा था, वहीं से आप शुरू करोगे। ये सारी बातें हमने देखी थी। अब देखिए, राइट ऑक्यूपेशन का मतलब है सही काम। ठीक है। और सही काम ये कौन डिसाइड कर रहा था? ये जो व्यवस्था थी उस समय की, वो डिसाइड कर रही थी। किस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ भाई? एक ही व्यवस्था थी जिसने पूरे हिंदू समाज को बना के रखा हुआ था, वो थी वर्ण व्यवस्था। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था ही निर्णय कर रही थी कौन कैसा काम करे। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अब ब्राह्मण को काम दिया गया था वेद पढ़ने का, सेक्रीफाइस कराने का, बलिदान करवाने का। क्षत्रिय को काम दिया गया था राजा बनने का और लड़ाई लड़ने का। शूद्र को काम दिया गया था एग्रीकल्चर का, किसान का, खेती का, इन सब का काम दिया गया था। सॉरी, वैश्यों को दिया गया था। शूद्रों का बस एक काम था कि ऊपर जो 3 लोग हैं उनकी सेवा करना है, तो उनको सर्व करना है, ये काम था। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चीजें डिवाइडेड थी, बांटी गई थी। लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा भी हुआ बेटा, आने आने वाले समय में ये जो व्यवस्था थी, ये मोबिलिटी इसमें आने लगी। मोबिलिटी का मतलब समझते हैं? अब जैसे ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, नीचे हैं अपने क्षत्रिय, फिर आएंगे वैश्य, फिर आएंगे शूद्र। इनको यहीं रहना है, मतलब जो काम यहाँ पे अलॉटेड है उसी में घूमना है। नीचे वाले को जो काम अलॉटेड है उसी में रहना है, और नीचे वाले को जो काम अलॉटेड है उसी में रहना है। लेकिन समय के साथ साथ चीजें लिमिटेड नहीं रह गई थी, मतलब एक जगह पे फिक्स नहीं थी। अब मोबिलिटी आ गई थी। अब जो क्षत्रिय थे वो कुछ वैश्य का काम करने लग गए, कुछ नॉन क्षत्रिय थे जो क्षत्रिय नहीं थे वो राजा बन गए। ठीक है। और बहुत सारे शूद्र थे, नीचे कास्ट के लोग थे, जो पावर में आ गए, मतलब क्षत्रिय के श्रेणी में आ गए। तो अब एक जगह पे फिक्स नहीं, सब मोबिलिटी आ गई थी। एक सेक्शन, एक वर्ण दूसरे वर्ण का काम कर रहा था, और पहला वाला वर्ण, ऊपर वाला वर्ण नीचे वर्ण का काम कर रहा था, मतलब सब आपस में बट गए थे। आज की अगर हम बात करें, तो आज कूलर बंद कर देना, कूलर बंद कर देना, उसको ऐसे घुमा दो बस। इधर इधर बाएं की तरफ। ठीक है। तो उस समय तो था, रिजिड था। एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। तो उस समय रिजिड तो था ही, लेकिन अब धीरे धीरे ना ये फ्लेक्सिबल होता चला गया।
आज के ज़माने में देखिए तो आज आज वर्ण व्यवस्था उतनी ज़्यादा मानी नहीं जाती। आज जाति व्यवस्था मानी जाती है। आज वर्ण का बोलबाला नहीं है। कोई नहीं कहता कि मैं कौन से वर्ण का हूँ। कोई नहीं कहता कि मैं इस वर्ण का हूँ, कोई मैं इस वर्ण को अपनी जाति बताता है। ठीक है? वो कहता है कि मैं तिवारी हूँ, मैं शुक्ला हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, द्विवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ। ठीक है? जो भी है वो। और कोई बताता है कि मैं ठाकुर हूँ या मैं राजपूत हूँ। राजपूत में भी कोई सूर्यवंशी हो गया, कोई चंद्रवंशी हो गया। ठीक है? इसी तरह से ओबीसी वाले भी अपने आप को ऐसे बताते हैं कि कुम्हार है। ठीक है? बनिया एक पूरी एक जाति ही बन गई है, जो दुकान वगैरह खोल के रखते हैं। तो ये जो चीजें हैं बेटा, ये जाति व्यवस्था जो बनाई गई चीजें, ये बाद में पॉपुलर हुई। पहले वर्ण ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि वर्ण को समाज से हटा दिया गया। मेरे कहने का मतलब ये है, समझिएगा, कि वर्ण व्यवस्था से काम चलता था पहले। लेकिन आज की बात करें तो आज जाति व्यवस्था देखी जाती है, वर्ण व्यवस्था नहीं देखी जाती। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपको देखेगा कि एक ही वर्ण में शादियां नहीं होती हैं। पंडितों में भी बहुत सारे पंडित होते हैं ना। कुछ बड़े पंडित होते हैं, कुछ छोटे पंडित होते हैं। एक बार बचपन में मुझसे बोला गया था, कोई ऐसे समझा रहा था। तो बचपन में तो कुछ पता होता नहीं है, तो कोई भी कुछ पढ़ा के चला जाए, है ना। तो ऐसे सुन रहा था, वो मुझसे कह रहा था कि देखो, जो शुक्ला होते हैं वो सबसे बड़े वाले पंडित होते हैं। उनके नीचे आते हैं तिवारी और मिश्रा, है ना। उसके बाद पांडे वांडे का नंबर आता है। ठीक है। तो मैं वही, तो आज मैं सोचता हूँ कि यार आज भी ऐसा ही है। अगर जो पाठक और उपाध्याय हैं, ठीक, वो थोड़ा नीचे वाले पंडित माने जाते हैं। तो जो तिवारी पांडे ये सब है ना, वो पाठक उपाध्याय में जल्दी शादी नहीं करते। तिवारी त्रिपाठी एक ही होते हैं। तो यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक ही होता है। तिवारी त्रिपाठी एक ही होता है, बस वो कुछ लोग त्रिपाठी लिखते हैं, कुछ लोग तिवारी लिखते हैं। ठीक है। तो मालूम, दिख रहा है नाम तुम्हारा। तो ऐसे ही और जाति में भी सब कास्ट बन गई है। जाति में भी ऐसी सब कास्ट बन गई है। कास्ट की भी सब कास्ट आ गई है। छोटे पंडित, बड़े पंडित। हम्म, बड़े बड़े ही दुख की बात है, दुख की बात है, हैरानी की बात भी है। हाँ मुझे पता है सुधांशु। ठीक है। हाँ। तो बड़े दुख की बात यह है कि जो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नीचे दबा दिया गया, शूद्रों को मैं बात कर रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र की बात करेंगे, और आज जाति प्रथा के हिसाब से दलित वलित जिन्हें बोले जाता है। तो जिन्हें दलित बोला जाता है, जिन्हें जिन्हें और नामों से बुलाया जाता है, उनमें भी भेदभाव है। जिन्हें अछूत बोला जाता है, उन अछूतों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को, नीचे वाले को अछूत मानते हैं, अपने को नहीं मानते। मेरे कहने में तो समझिएगा, मैं जिसे अछूत मानता हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, कोई नीची जाति का। मैं जिसे अछूत मानता हूँ, वो भी किसी और को अछूत मानता है जो उससे नीचे है। तो कास्ट का भी सब कास्ट बन चुका है। ऐसा क्यों हुआ होगा, आप जरा सोचिए। ऐसा बस सत्ता पाने के लिए होता है, सिर्फ पावर अपने हाथ में रखने के लिए, सोसाइटल पावर हाथ में रखने के लिए, मनी पावर अपने हाथ में रखने के लिए, रिसोर्सेस को अपने हाथ में रखने के लिए। मनुस्मृति में जो सोसाइटी के बारे में रूल्स बताती है कि भाई समाज को कैसे रहना रहना है, वही मनुस्मृति है। मनुस्मृति में जो शूद्र हैं, नीची जाति के लोग हैं, उनको चंडाल से नाम से संबोधित किया गया है। चंडाल। और वो चंडाल, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि वो चंडाल कैसे रहें, कैसे ना रहें। मनु मनु ने बताया, मनु ने बताया कि उनको गांव के बाहर रहना चाहिए, गांव के अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और उनको
जो ज्वेलरी होती है, जैसे हम लोग सोने की चांदी की ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन चांडाल जो नीची जाति के माने गए, उनको सोना चांदी पहनना अलाउड नहीं है। वो लोहे की ज्वेलरी पहने और गांव के बाहर रहें। और अगर वो गांव में एंटर करें, ठीक है, अगर वो गांव में एंटर करें तो ताली बजा के करें। क्यों ताली बजा के करें, बताओ जरा। ताली ताकि बजा के क्यों? कोई उन्हें देखे ना। हाँ, देखे ना और सब साइड हो जाए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है बेटा। अब तुम कहोगे सर, आज से 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, है ना। ये आर्गुमेंट देने वाले आ जाते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। अरे वो तो पुरानी बातें हैं, आज ऐसा नहीं होता है, बहुत से लोग आ जाते हैं। आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, जब मराठा एम्पायर था, मराठा एम्पायर में पेशवा हुआ करते थे, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। वही राज्य संभालता था, वही सब काम करता था। तो पेशवा लोग, पेशवाओं के जमाने में, मराठा जमाने में क्या होता था, दलितों को, या जिन्हें अछूत माना जाता था, उनके यहाँ गले में टोकरी लटकाई जाती थी। टोकरी क्यों लटकाते थे गले में वो? ताकि उनका पसीना गिरे तो जमीन पे ना गिरे, क्योंकि वो जमीन पे गिर गया तो वो रास्ता क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। अपनी पीठ पे झाड़ू बांध के चलते थे, ताकि जहां से जाएं वो रास्ता साफ करते हुए, है ना। ये सारी चीजें थी और ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति इसलिए बहुत ज्यादा खराब बातें उसमें लिखी हैं, विवादित है। एक ना विवादित क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप पढ़ो जानो, लेकिन अगर हम मनुस्मृति मान के बैठ गए, उसका पालन करने लगे, तो फिर यानी आपने यहाँ उसको, इस दिमाग को आपने पैर पे रख दिया है अपने। उसमें औरतों के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं। औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। औरत हमेशा, जब वो शादी नहीं हुई है तो अपने पिता के अधीन रहेगी, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहेगी, और अगर विधवा हो गई तो बच्चे के अधीन रहेगी। पुनः शादी का अधिकार नहीं है। प्री मैरिज कोई राइट नहीं है उसके पास। प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। जो उसको कन्यादान में पैसा मिला है वही रखता है, उसके बाद उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसकी। तो एकदम मान लो ऑब्जेक्टिव बना दिया एकदम से, कोई अधिकार ही नहीं। महिला नहीं हो गई जैसे कोनो खिलौना हो गई है, जैसा चाहो वैसे रखो उसको, है ना। तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, इसलिए उसके बहुत विरोध होता है, बहुत ज्यादा विरोध होता है। ठीक है। और यही कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे जलाया था 1954 में, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। तो गांधी जी और अम्बेडकर जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन बातों को लेकर के, धर्म को लेकर के। ठीक है। गांधी जी कहते थे कि यार, हिंदू धर्म को अब अभी अंदर से ही रिफॉर्म चाहिए, अंदर से ही सुधार चाहिए। अम्बेडकर कहते थे कुछ नहीं हो सकता इनका, हिंदू धर्म वालों को। क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया होगा, उन्होंने बचपन से झेला था जाति प्रथा को, तो उन्होंने बहुत प्रयास व्यास किया होगा, कुछ हुआ नहीं, तो हार मान गए होंगे, कहेंगे कुछ हो नहीं सकता हिंदू धर्म में। गांधी जी कहते थे नहीं नहीं, सुधार हम कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी कहा करते थे। तो काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो, ये उनका मत था। और अम्बेडकर कहते थे कि ये तो वही बात हो गई, उंगली पकड़ा रहे हो, उंगली पकड़ के वो काम करते करते जाति पे आ जाएंगे और जन्म पे आ जाएंगे, आप हाथ पकड़ लेंगे जैसे पहले किया था उन्होंने। उंगली दी गई, हाथ पकड़ लिया उन्होंने। इंसान की हमेशा से आदत रही है। उसको जो सिखाया गया उसने वो सीखा नहीं, उसका अर्थ का अनर्थ किया है हमेशा। हर धर्म ने अच्छी बातें सिखाई हैं, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने वालों ने उसके अर्थ का अनर्थ किया है। हमेशा की बात है, हमेशा से होता है ये, ठीक है। हिंदू धर्म वालों ने हिंदू धर्म को समझा ही नहीं, गीता कभी नहीं समझी,
और ये सारी बातें हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर धर्म और उसकी फिलॉसफी आएगी, तो वहाँ अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कैसे नहीं समझा हम लोगों ने, क्या धर्म था, बुद्ध इतना पॉपुलर क्यों हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर क्यों हुआ, बुद्धिज्म से ज़्यादा कम पॉपुलर हुआ। कैसे? ठीक है, उनको भागना है, भागने दो। मुझे नहीं भागना, मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाने दो। ये सारी बातें थी, तो हम लोग लिख लेते हैं द राइट ऑक्यूपेशन। एक हेडिंग डालते हैं, 5 लाइन इसमें लिख देते हैं, कॉपी भी चेक करके। मैं समझ रहा हूँ।